हेलो दोस्तों, मैं अग्रसेन आर्या और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग। जैसा कि आप जानते हैं, आप यहाँ पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की मैथ और फिजिक्स की क्लासेस बहुत ही सरल और यूनिक तरीके से। लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ भी पढ़ाने नहीं आया हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि आप लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, आप लोगों के कुछ एग्ज़ाम हो चुके हैं और अगला जो पेपर है आपका फिजिक्स का है। और फिजिक्स के टीचर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि आप लोगों की मैं कुछ सहायता करूं। ठीक है, हमें पता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली होगी, क्योंकि आप अगर एग्जाम दे रहे हैं तो तैयारी तो आपने पूरी कर ही ली होगी। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर रहता है कि आखिर हम अंतिम क्षणों में या अंतिम दिन आखिर हम क्या पढ़ें, क्या रिवीजन करें। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आखिर आखिरी में आपको क्या रिवीजन करके आपको पेपर देने जाना है। ठीक है, मैं बहुत कम और सिलेक्टेड टॉपिक बताने वाला हूं, और अगर आप उन टॉपिक्स को एक बार रिवीजन करके आप बोर्ड एग्जाम में बैठने जाते हैं तो मेरा यकीन मानिए कि आप बहुत अच्छे से पेपर को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो आज मैं जो बताने वाला हूं टॉपिक्स, इनको आप जरूर रिवीजन करिएगा। आपका ये रिवीजन करने में 5 से 6 घंटे या 4 से 5 से 6 घंटे आपका लगने वाला है। थोड़ी देर शाम को आप 2 से 3 घंटे पढ़ लीजिएगा और सुबह उठ करके 2 से 3 घंटे पढ़ लीजिएगा और इन टॉपिक्स का एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक्स जो मैं बताने वाला हूं बहुत सोच समझ के बताने वाला हूं, क्योंकि मैं भी करीब 7-8 साल से पढ़ा रहा हूं। मैंने भी बहुत सारे पेपर देखे हैं, सारे पेपर्स का एनालिसिस करके मुझे जो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मेरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लग रहे हैं, मैं उन क्वेश्चंस को आपके सामने रखने जा रहा हूं। ठीक है, तो आप जरूर इनका रिवीजन करके ही बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे। ठीक है, तो चलो आज मैं आपको सारे टॉपिक्स बताने वाला हूं, हर चैप्टर के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको रिवीजन करने हैं। आपको लगभग जो भी मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं वो लगभग आपके तैयार होंगे, आपको पता होगा, सारे आपको तैयार होंगे, लेकिन फिर भी आपको इनको एक बार देख करके जाना है, रिवीजन करके ही जाना है। ठीक है, तो चलो मैं बताता हूं आपको कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 में आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, मैंने यहां पर लिख दिया है, आप बाद में इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने यहां पर लिख दिया चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र की विमा और मात्रक। कोई कठिन क्वेश्चन तो नहीं है, बहुत इजी और आपको पता ही होगा अगर नहीं पता था, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो मात्रक और विमा पर ध्यान नहीं देते हैं। तो बच्चा जरूर इस पर ध्यान दे लीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा और मात्रक, आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। इसके बाद में वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है और इसका डेरिवेशन आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। और उसके बाद में चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो और क्या पढ़ना है, वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण टाउ बराबर पीई साइन थीटा जो फॉर्मूला होता है, इसका डेरिवेशन एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, आंख से देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमा आप एक बार जरूर देख लेंगे। और उसके बाद में गॉस प्रमेय का सत्यापन, गॉस थ्योरम आपको पता होनी चाहिए, और परिमित लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये केवल टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर 1 में जो आपको एक बार रिवीजन करके जाना है। आपका इसमें रिवीजन करने में 10 से 15 मिनट आपको लगेगा। आपको देखना है, केवल देखना है, कॉपी खोलना है, देखते जाना है और एक बार पढ़ते जाना है। ठीक है, तो रिवीजन करना है, आपको लिखना नहीं है। आप ज्यादा समय आपके पास नहीं है, तो पूरे समय में आपका पूरी फिजिक्स का रिवीजन करना है और मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक्स एक बार देख लेना है, समझ लेना है। ठीक है, इसके बाद में हम चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले वैद्युत विभव और वैद्युत धारिता की परिभाषाएं तो याद ही होंगी, परिभाषाएं याद कर लीजिएगा, साथ साथ में इनकी विमाएं जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, वैद्युत विभव और वैद्युत धारिता की विमा आपको देख लेना है। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा आपको पता कर लेना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा, कुछ परिभाषाएं इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूं, और जो परिभाषाएं हैं इस चैप्टर से बहुत आती हैं और एग्जाम की दृष्टि से चैप्टर नंबर 2 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा, विभव प्रवणता किसे कहते हैं आपको पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार पढ़िएगा। सम विभव पृष्ठ क्या होता है, इसकी क्या क्वालिटीज होती हैं, एक बार इसको भी जरूर पढ़ के जाइएगा। और परावैद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो इन 4 परिभाषाओं को, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, 2-2 लाइन
इनकी परिभाषाएं हैं, इनको जरूर आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में आपको और क्या पढ़ना है, इसमें आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र जिसे हम बोलते हैं U = ½ CV², इसका डेरिवेशन आप जरूर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और उसके बाद में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का डेरिवेशन तो आप करेंगे ही करेंगे, C = A∈0/D, ठीक है। तो इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। और उसके बाद में वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव भी आप एक बार इस डेरिवेशन को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 के ये टॉपिक्स आपको जरूर देखने हैं, थोड़ा सा समय इसमें देना है और एक बार देखते चले जाना है अपनी सरसरी निगाह से, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। आपके ऑलरेडी ये तैयार होंगे मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप इन टॉपिक्स को जरूर देख के जाइए, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूं आपको, ठीक है। इसके बाद में चैप्टर नंबर 3 की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 3 में आपको क्या पढ़ना है, अपवाह वेग, जिसे हम अनुगमन वेग भी कहते हैं, इसकी परिभाषा आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। अपवाह वेग क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फार्मूला आपको तैयार होना चाहिए। इसे VD से व्यक्त करते हैं, VD = EV/ml × टाउ, तो ये आपको तैयार होना चाहिए। साथ ही साथ में आपको अपवाह वेग एवं वैद्युत धारा में जो संबंध होता है I = NEAVD, ठीक है, तो ये आपको तैयार होना चाहिए, ठीक है। डेरिवेशन इसका तैयार कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, तैयार तो होगा ही, अगर नहीं तैयार है तो इनको जरूर तैयार करिए आप, ठीक है, और इनका रिविजन कर लीजिए। अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर तैयार करिएगा। किरचॉफ के नियम आप जरूर पढ़ के जाइएगा। किरचॉफ के 2 नियम हैं, एक है संधि नियम जिसे हम धारा नियम भी कहते हैं, दूसरा है वोल्टता नियम या फिर पास नियम कहते हैं, ठीक है। तो पहला जो नियम है याद रखना कि ये अक्सर पूछ देता है ऑप्शनल में कि संधि नियम जो है, किरचॉफ का संधि नियम या धारा नियम किस राशि के संरक्षण को व्यक्त करता है, तो याद रखिएगा ये आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है, किरचॉफ का प्रथम नियम, ठीक है। उसके बाद में व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था का सूत्र P/Q = R/S आपको पता होगा, इसको आप जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में जो संबंध होता है V = E-IR, ये आपको जरूर एक बार रिवीजन कर लेना है। और साथ ही साथ में मैं बताऊंगा आपको आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा भी आप एक बार जरूर देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद में चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहले आपको देखना है बायो-सेवर्ट नियम। बायो-सेवर्ट नियम को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ में μ0 और ε0 में संबंध क्या होता है आपको पता होगा, 1/√μ0 ε0 C होता है या फिर √μ0 ε0 1/C होता है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बीच में जो संबंध होता है। इसके बाद में एम्पियर का परिपथीय नियम आप जरूर एक बार रिवीजन कर लेंगे, और परिपथीय नियम के आधार पर अनंत लंबाई के आवेशित धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का जो व्यंजक प्राप्त करते हैं वो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में धारावाही परिनालिका के भीतर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र जो एम्पियर के परिपथीय नियम के आधार पर ही, मतलब इस नियम से ही हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो ये आप जरूर देख लीजिएगा, धारावाही परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला। उसके बाद में 2 समांतर धारावाही तारों के बीच बल F/L = μ0/2π I1I2/R, तो F/L वाला फार्मूला जहां से एम्पियर की परिभाषा बनती है, तो मैं रिकमेंड करूंगा, यहां पे मैं लिखना भूल गया हूं, एम्पियर की परिभाषा भी आप एक बार जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद में वैद्युत चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब वैद्युत नहीं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आप पढ़ लीजिएगा, M = NIA इसका फॉर्मूला होता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इसको अभी आप पढ़ लेंगे। और एक बार आगे दिया है धारामापी का अमीटर में रूपांतरण, चाहे तो आप धारामापी एक बार पढ़ लेना, ठीक है, लेकिन धारामापी का अमीटर में रूपांतरण कैसे करते हैं तो ये आप एक बार जरूर पढ़ लेंगे। धारामापी का अमीटर में रूपांतरण करने के लिए हमें पता है कि एक बहुत छोटे प्रतिरोध मतलब शंट का उपयोग करते हैं जो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से 4 चैप्टर के मैंने टॉपिक्स बताए हैं, ये आपको तैयार करना है। साथ ही साथ में आपको आगे की बात करता हूं चैप्टर नंबर 5 की, ध्यान से देखिएगा। चैप्टर नंबर जो 4 है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 4 है, इससे न्यूमेरिकल आने की संभावना बहुत रहती है। और याद रखिएगा धारिता से संबंधित एक ना एक न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 2 का आ ही जाता है, ठीक है। तो आप इन पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा अगर आपके पास समय है, ठीक है। समय तो मुझे मालूम है बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ाई करनी है और कुछ तो करना नहीं है, तो आप थोड़ी देर आप
थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ें, ठीक है, और इन टॉपिक्स को जरूर देख लें। साथ ही साथ में अगर टाइम बचे तो फिर न्यूमेरिकल्स पर भी फोकस कर लें, ठीक है। इसके बाद में आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में आपको क्या पढ़ना है? भू चुंबकत्व के अवयव। भू चुंबकत्व के अवयव कौन कौन से होते हैं आपको पता है। सबसे पहले दिक्पात कोण हो गया, नत या नमन कोण हो गया, 2 हो गए, और इसके बाद में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो ये 3 भू चुंबकत्व के अवयव होते हैं, इन तीनों के बारे में जान लेना है। इसके बारे में देखो, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को हम कुल लोग क्या लिखते हैं? BH, और BH का जो फॉर्मूला होता है BE cos थीटा होता है, BV बराबर में क्या होता है? BE sin थीटा होता है। तो ये आपको तैयार कर लेना है, और इनके बीच में क्या संबंध होता है ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। साथ ही साथ में लौह चुंबकीय पदार्थ। भाई लौह चुंबकीय पदार्थ अगर देखा जाए तो ये हमारा टॉपिक हमारे सिलेबस से हटा दिया गया था, लेकिन फिर भी मैंने इस टॉपिक को आपके सामने रखा है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इस टॉपिक को इसलिए हम आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि आपने पिछला वाला पेपर देखा, मैथ का जो आपका पेपर हुआ, और मैथ के पेपर में बहुत सारे टॉपिक जो हटाए गए थे, 30% में जो आपका कोर्स काटा गया था, उससे भी आकर के टॉपिक्स में दे दिए गए थे, ठीक है। तो मतलब है जो हटाया गया था कोर्स, उससे भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए थे। तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि फिजिक्स में भी आ जाए जो कोर्स हटाया गया है, जरूरी नहीं है कि वो आपका काट दिया जाए, हो सकता है कि उसमें से भी आपके क्वेश्चन आ जाएं। तो इसलिए मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए मैंने इसको शामिल कर लिया है। लौह चुंबकीय पदार्थ एक बार पढ़ लेना, क्योंकि पदार्थों को चुंबकत्व के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है लौह चुंबकीय, एक होता है अनुचुंबकीय, और एक होता है प्रतिचुंबकीय, ठीक है। तो उसमें से आपको लौह के पदार्थों को एक बार पढ़ लेना है। और साथ ही साथ में आपको ये ऑप्शन में अक्सर पूछ देता है कि डोमेन किस में पाए जाते हैं, तो याद रखना डोमेन जो हैं वो भैया लौह चुंबकीय पदार्थों में ही पाए जाते हैं, ठीक है। आगे की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 6 में आपको क्या पढ़ना है? चैप्टर नंबर 6 में चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक और विमा, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा, उसके बाद में इसका मात्रक और विमा, ये जरूर एक बार पढ़ के जाइएगा, एक बार रिवीजन करके जाइएगा। उसके बाद में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या होती है आपको पता ही होगी, ये आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। फैराडे के जो नियम हैं, फैराडे के नियम 2 हैं भैया, एक कहते हैं न्यूमैन का नियम और एक होता है लेंज का नियम। तो लेंज का नियम तो अक्सर पूछता रहता है, न्यूमैन का नियम जो पहला नियम है फैराडे का, प्रथम नियम, उसको आप अगर केवल फैराडे का नियम कहता है तो आप उसका प्रथम नियम ही लिखते हैं, ठीक है। तो फैराडे के नियम जो हैं वो आप तैयार कर लेंगे। लेंज का नियम, और लेंज के नियम किस राशि के संरक्षण को व्यक्त करता है, तो याद रखिएगा लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। ये ऑप्शन में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपको स्वप्रेरण और स्वप्रेरकत्व आपको पढ़ लेना है इस चैप्टर में, और अन्योन्य प्रेरण और अन्योन्य प्रेरकत्व भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 6 के टॉपिक हो गए जो आपको रिवीजन करना है। साथ ही साथ में चैप्टर नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 7 में आपको धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है, क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस पर बेस न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। अब देखिएगा यहां पर जो टॉपिक हटे हैं मैंने उनको शामिल कर लिया, जैसे वाटहीन धारा और चौक कुंडली आपका हटाया गया टॉपिक है, लेकिन मैंने इसको शामिल कर लिया क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, और ये हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए। तो वाटहीन धारा और चौक कुंडली को एक बार आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे मैं लिखना चाहता था शक्ति गुणांक, हाँ लिखा भी है मैंने, ठीक है। शक्ति गुणांक भी आपका हटा दिया गया है, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है शक्ति गुणांक को एक बार आप पढ़ लेंगे, ठीक है। बुक उठाइएगा कहीं से भी और उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद भंवर धारा और उनके उपयोग आपको एक बार रिवीजन कर ही लेना है, ठीक है। और साथ में LCR परिपथ, LCR परिपथ को आप पढ़ लेंगे। LCR परिपथ की जो प्रतिबाधा का सूत्र होता है Z = √R² + XC - XL का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार और क्या होता है, एक मिनट, ठीक है। तो इसके बाद में इनके बीच में जो कलांतर का जो फॉर्मूला होता है वो tan phi = LC - XC - XL/R जो भी है, तो ये आपको तैयार कर लेना है। और साथ ही साथ में श्रेणी अनुनाद, LCR की एक कंडीशन होती है श्रेणी अनुनाद, ठीक है। तो श्रेणी अनुनाद स्थिति या अनुनादी आवृत्ति का जो फॉर्मूला है ये आपको तैयार कर लेना है। तैयार तो होगा ही, मतलब रिविजन कर लेना है। और साथ ही साथ में ट्रांसफार्मर, ओके, तो ट्रांसफार्मर भी आपको देख लेना है एक बार अच्छे से, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स रहे चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 7 के। अब हम आते हैं अगले चैप्टर्स के, मतलब चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 के सारे टॉपिक्स के साथ में अब हम आपको बताते हैं आगे के, ठीक है। चलो,
तो अभी तक जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं, ये क्वेश्चंस आप शाम को तैयार कर लें, 2 से 3 घंटे आप पढ़ाई करेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपके जो है रिवीजन हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूं चैप्टर नंबर 8 से लेकर के चैप्टर नंबर 14 तक के वो सारे क्वेश्चंस जो आपको और रिवीजन करने हैं, और ये क्वेश्चंस आप सुबह उठ करके 2-3 घंटे में रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताता हूं चैप्टर नंबर 8 में आपको क्या रिवीजन करना है। सबसे पहले मैं लिख दिया है वैद्युत चुंबकीय तरंगें और उनके गुण। वैद्युत चुंबकीय तरंगें किन्हें कहते हैं और इनके गुण क्या हैं, आखिर इनके बारे में आप चर्चा कर लेंगे, मतलब आप एक बार रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद में आपको मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या है, इसको जरूर एक बार रिवीजन कर लेना है। और बस चैप्टर नंबर 8 में ये 2 क्वेश्चन ही आपके लिए काफी हैं, रिवीजन कर लीजिए इनका, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। तो चैप्टर नंबर 9 में आपको क्या रिवीजन करना है, सबसे पहले मैंने लिख दिया है क्रांति कोण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक बात मैं आपको बता दूं बच्चा, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हटाए गए थे 30% के अंतर्गत, लेकिन मैंने उनको शामिल कर लिया है इस वजह से क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम पेपर में वो क्वेश्चंस आ जाएं, जैसा कि आपके मैथ वाले पेपर में हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा है क्रांति कोण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इनको आप एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ में गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन का जो सूत्र होता है ये आप एक बार जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है। ये जो फार्मूला आपको पता ही होगा, n/v-1/u = n-1 × 1/r1 - 1/r2, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला एक बार जरूर देख लेना है। इसके बाद में अगर हम बात करें यहां पर पतले लेंस पर अपवर्तन का जो फार्मूला होता है, पतले लेंस पर अपवर्तन का जो फार्मूला होता है इसको भी आप एक बार जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है। n1/f = n-1 × 1/r1 - 1/r2, ये फार्मूला आप एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, डेरिवेशन इसका करके देख लीजिएगा चाहे, ठीक है। उसके बाद में प्रिज्म पर अपवर्तन का जो फार्मूला होता है, जिसे प्रिज्म के अपवर्तनांक का फार्मूला n = sin a + डेल्टा m/2 अपान में sin a/2, इसका आप डेरिवेशन कर लेंगे। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, ये छोटी छोटी बातें तो आपको पता ही होती हैं, तो आप इनको जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद में आपको और क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, परावर्तक दूरदर्शी एक बार पढ़ लीजिएगा और इसका भी रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत कम समय में ये रिवीजन करने में ज्यादा समय नहीं लेना है, आपको विस्तार से नहीं पढ़ना है, बस जल्दीबाजी में, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता तो है ही, आपको लर्न तो है ही, बस आपको रिवीजन करना है। जैसा कि हम बोर्ड एग्जाम में जब बैठे तो वहां पर ज्यादा देर तक याद करने का प्रयास ना करना पड़े, और हमने एक बार अगर रिवीजन कर लिया है तो फिर ज्यादा देर तक सोचने की आवश्यकता नहीं होगी, आप तुरंत उसको लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में चैप्टर नंबर 10 में मैंने बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 10 और 9 बहुत बड़े क्वेश्चन चैप्टर हैं, लेकिन मैंने बहुत कम क्वेश्चन इसमें आपको बता रहा हूं जिनको आपको रिवीजन करना है। तरंगाग्र किसे कहते हैं, आप सबसे पहले ये पढ़ लीजिएगा एक बार, तरंगाग्र किसे कहते हैं आपको पता ही होगा। इसके बाद में हाइगेंस का तरंगिका सिद्धांत क्या होता है, इसमें 3 बातें कही गई, ये आप आज आराम से एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद में प्रकाश का परावर्तन, हाइगेंस के तरंगिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की जो व्याख्या की गई है उसको एक बार जरूर समझ लीजिएगा, डेरिवेशन उसका कर लीजिएगा, और चाहे तो अपवर्तन का भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण एक बार रिवीजन करना है आपको, प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहते हैं। फिर व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का जो सूत्र होता है W = d(λ/d), ये फार्मूला आप एक बार डिराइव कर लीजिएगा, मतलब डिराइव क्या एक बार देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद में प्रकाश का ध्रुवण और ब्रूस्टर नियम, ये आपका हटा हुआ टॉपिक है 30% के अंतर्गत, लेकिन मैंने ये यहां पर शामिल किए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आया करते थे लेकिन अब की बार के लिए हटाए गए हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अब की बार हो सकता है आ जाए, क्योंकि अगर आ रहे हैं हटाए हुए टॉपिक भी तो इसके भी आने की संभावना है, ठीक है। तो प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, एक बार पढ़ लीजिएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको। और ब्रूस्टर नियम क्या है एक बार इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में बात करें चैप्टर नंबर 11 की, तो चैप्टर नंबर 11 में बच्चा आपको क्या क्या पढ़ना है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम, 5 नियम है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के, तो हम पांचों लाइन को आराम से एक बार पढ़ लेंगे। उसके बाद में देहली आवृत्ति किन्हें कहते हैं, देहली तरंगदैर्ध्य क्या होती है आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार आपको पढ़ना है, ठीक है, पढ़िएगा। इसके बाद में आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण आपको एक बार तैयार कर लेना है। और उसके बाद में द्रव्य तरंगे,
मतलब दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य और द्रव्य तरंगें क्या होती हैं, इनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक्स रहे आपके चैप्टर नंबर 11 के, जो आपको रिवीजन करना है। ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपको 2 से 3 घंटे लगेगा। बस 2 से 3 घंटे तो आप यार दे सकते हैं ना, शाम को 2 से 3 घंटे, सुबह 2 से 3 घंटे, और उसके बाद में धमाके से पेपर देने जाइए। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 में। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है, रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमियां थी, रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसमें जो कमियां थी, वो दोनों कमियां आपको जरूर एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद में बोहर की 3 परिकल्पनाएं जो परमाणु के सिद्धांत में परमाणु के बारे में थी, जिसे हम परमाणु मॉडल भी कह सकते हैं, बोहर का परमाणु मॉडल कहें या बोहर के परमाणु मॉडल की या परमाणु की तीनों परिकल्पनाएं कहें। ठीक है, तो ये आप जरूर इनको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, ब्रैकेट और पास्चन श्रेणी, ठीक है, फुंड श्रेणी और ब्रैकेट श्रेणी, तो ये सारी चीजें, इनके फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक बार आप लोग पढ़ लेंगे, मतलब रिवीजन कर लेंगे। साथ ही साथ में आयनन विभव और आयनन ऊर्जा, मन हो तो पढ़ लेना, मिल जाए, अदरवाइज कोई जरूर नहीं है, लेकिन पढ़ लेंगे ज्यादा बेहतर होगा, आयनन विभव और आयनन ऊर्जा। ठीक है, इसके बाद में बात करें चैप्टर नंबर 13 की, तो चैप्टर नंबर 13 में देखो ज्यादातर मैंने पोर्शन वो लिया है जो हट चुका है, हटाया गया था 30% के अंतर्गत, लेकिन मैंने इनको आप लोगों को पढ़ने के लिए बता रहा हूं, आप लोग इनको एक बार जरूर पढ़ लें, ये मैं स्ट्रांगली रेकमेंड कर रहा हूं आपको। ठीक है, क्या पढ़ना है, रेडियो एक्टिवता किसे कहते हैं, सबसे पहले ये कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा, आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो इसको जरूर पढ़िएगा। रेडियो एक्टिवता किसे कहते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु काल से आप क्या समझते हैं, मतलब अर्ध आयु काल किसे कहते हैं, ये आप समझिए, ये आपको पता होना चाहिए। क्षय नियतांक के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसे हम लैम्ब्डा से व्यक्त करते हैं। रदरफोर्ड और सोडी का नियम क्या है, रेडियो एक्टिवता से संबंधित रदरफोर्ड और सोडी का नियम है, वो आप एक बार पढ़ लें, और द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा एक बार आप जरूर पढ़ लें। ठीक है, तो ये टॉपिक से इसमें से काफी तो हटे हुए हैं। इसके बाद में और है, यहां पर मैंने लिखे युग्म उत्पाद और युग्म विनाश क्या होता है, आप इनको एक एक बार देख लेंगे नजर से तो इतना काफी है। ठीक है, तो युग्म उत्पाद एवं युग्म विनाश। उसके बाद में नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर आप पढ़ लीजिएगा। श्रृंखला अभिक्रिया क्या है, और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, 2 श्रृंखला अभिक्रियाएं हैं नाभिकीय विखंडन की, तो इनको आप जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद में बात करें तो नाभिकीय द्रव्यमान, क्रांतिक द्रव्यमान और क्रांतिक साइज किसे कहते हैं, ये भी एक बार पढ़ लीजिएगा। एक एक लाइन की यार परिभाषाएं हैं, तो ये ज्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, 1-2 डेरिवेशन जो होता है बड़े होते हैं, बस उसके बाद में छोटी छोटी परिभाषाएं मैं आपको बता रहा हूं, ये जरूर एक बार पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इसके बाद क्योंकि बच्चे ज्यादातर डेरिवेशन पर ध्यान देते हैं, परिभाषाएं छोड़ देते हैं, उनकी मात्रक छोड़ देते हैं, विमाएं छोड़ देते हैं, ये सबसे बड़ी भूल होती है बच्चों की। तो हम जो आपको बता रहे हैं वो जरूर आप करके जाइएगा। उसके बाद में न्यूमेरिकल्स में बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर के न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात बताएं तो ऊर्जा बैंड सिद्धांत, चैप्टर नंबर 14 में सबसे पहले ऊर्जा बैंड सिद्धांत क्या है। ठीक है, ऊर्जा बैंड किन्हें कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में पीएन संधि डायोड, अग्रदिशिक पीएन संधि डायोड कैसे काम करता है, ये आपको एक बार पढ़ लेना है, रिवीजन कर लेना है। उसके बाद में अवक्षय परत और प्राचीर विभव या विभव प्राचीर किसे कहते हैं, अवक्षय परत क्या होती है, विभव प्राचीर क्या होता है, अवक्षय परत में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं कि कोटर होते हैं, तो याद रखना अवक्षय परत के भीतर ना तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही कोटर होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है भाई। इसके बाद में एनपीएन ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में, एनपीएन ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके बाद में एलईडी की कार्यविधि, एलईडी किसे कहते हैं, एलईडी का क्या कार्य है, एलईडी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ में लॉजिक गेट जो 3 हैं आपके, और 2 और हैं जो नैंड गेट, नॉर गेट, ये लॉजिक गेट पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगना है, तो ये सारे आप एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताए जो आपको पढ़ने हैं, ये चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 13 तक के मैंने सारे क्वेश्चंस आपको बताए हैं, और आप ये सारे क्वेश्चंस एक बार जरूर अपनी आंखों से गुजार लीजिएगा पेपर देने जाने से पहले। ठीक है, आज शाम को और सुबह उठ करके 2-3 घंटे वो पढ़िए, आज शाम को 2-3 घंटे पढ़िए। और एक बात मैं आपको बता दूं, पेपर देने जा रहे हैं तो आप नींद भरपूर ले, कम से कम 5 से 6
6 घंटे या कम से कम 5 घंटे तो आपको नींद लेनी ही लेनी है। आराम से आप सोइएगा रात में, थोड़ी देर शाम को पढ़िए, सुबह उठ करके पढ़िए, थोड़ी देर दोपहर तक आपके पास समय होता है तो तब तक पढ़िए आप थोड़ा बहुत, ठीक है। और उसके बाद में रिलैक्स माइंड से आप एग्जाम देने जाएं। एग्जाम में जब आप बैठें तो आपके दिमाग पर प्रेशर नहीं लेना है बिल्कुल। कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता है, कोई लेना देना नहीं है। हम अपना करेंगे, हमें जितना आता है हम उतना करेंगे और अच्छे से करेंगे, बस ये दिमाग में होना चाहिए। और बिल्कुल भी टेंशन या प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। रिलैक्स होकर के पेपर दीजिएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी, हमारा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट, आपके आने वाले सभी पेपर्स के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो आज मैंने आपके जो टॉपिक्स बताए हैं, इन सारे टॉपिक्स को एक बार जरूर आप अपनी नजरों से गुजारेंगे, मतलब एक बार जरूर पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद में ही आप पेपर देने जाएंगे। आपका प्यार इसी तरह से हमें मिलता रहेगा। आप लोग हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं, हमारे पढ़ाने के तरीके को पसंद करते हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, ठीक है। ऐसे ही आगे भी हम पर अपना प्यार बरसाते रहिएगा, ठीक है। तो एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अब आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट तो नहीं रहे, क्योंकि अभी आप एग्ज़ाम देके आप आगे जाएंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, तो उसके बाद में भी मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लाता रहूँगा। तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहें, और जो आपके साथी हैं, जो आपके जो स्टूडेंट्स थे, जो आपके जूनियर हैं, उनको भी आप रिकमेंड कर सकते हैं कि इस चैनल को ज्वाइन करें। यहाँ पर वो पूरी इंटरमीडिएट की फिजिक्स और मैथ बहुत ही अच्छी तरीके से फीलिंग के साथ पढ़ सकते हैं, और मैं पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। तो चलिए आज बस इतना ही रखते हैं, फिर हम आपके सामने आएंगे पेपर होने के बाद में, ठीक है। फिर हम देखेंगे। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा कि भाई एक काम कर सकते हैं आपको क्या करना है, मैं देखो यूपी में पूरे 7 सेट बनते हैं पेपर के, ठीक है। मेरे क्षेत्र में केवल एक पेपर आएगा, तो एक पेपर तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि सारे के सारे सेट देखना, ठीक है। 7 सेट देखना एक बार मैं चाहता हूं, तो इसलिए आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूं, ठीक है। तो उस मोबाइल नंबर पर आप हो सके तो अपने क्षेत्र का, ठीक है, अपने क्षेत्र का आप एक बार पेपर हमारे पास भेज सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। मैं व्हाट्सएप नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो आप वहां पर नंबर ले करके और हमारे पास अपना पेपर भेज सकते हैं। मैं भी देखूंगा और मुझे भी कुछ आइडिया होगा कैसा पेपर आया है, ठीक है। तो इतना आप तो कर ही सकते हैं। चलो, आप लोगों के अगले पेपर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, और बहुत अच्छा पेपर करके आइएगा। बाय बाय।